पुनर्जन्म की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं ये जो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है इसका पुनर्जन्म नहीं होता। कि शायद उन्होंने लेटेस्ट रिसर्चेस को नहीं पढ़ा, न उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च को पढ़ा, न उन्होंने हार्वर्ड स्कूल्स जो है डिविनिटी की उनको पढ़ा, न उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रेसेस को पढ़ा। क्योंकि अगर वो लेटेस्ट रिसर्चेस को पढ़ते, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते, तो उन्हें ये चीज़ पता होती कि आज जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है वो रीइंकारनेशन पे स्टडी कर रही है कि रीबर्थ जो है उसके स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। इस रिसर्च को कंडक्ट किया है डॉक्टर स्टीवनसन ने और उनके बाद में, उनकी डेथ के बाद में जिम भी टकर ने। तो यहाँ जो सबसे पहला क्लेम है मिस्टर पी का, वो है जो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। पुनर्जन्म की व्याख्या करते हुए वो कहते हैं ये जो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है इसका पुनर्जन्म नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, आपकी व्यक्तिगत सत्ता है इसका पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक वैसे ही जैसे जो लहर सागर में चली गई वो वापस लौट के नहीं आती, नई लहर आ सकती है। यानी कि पानी के कई जन्म हो रहे हैं बट उस लहर का कोई जन्म नहीं हो रहा है। मतलब कि ये जो मटेरियल है, जो भी आप जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, वो अलग अलग फॉर्म में आ रही है बट हर बार वो न्यू है, उसके एक्सपीरियंसेस न्यू हैं, उसमें कोई भी रिपीटिशन नहीं है। ऑन द इंडिविजुअल स्टेज, व्यक्तिगत तल पर कोई भी उसमें कंटिन्यूम और रिपीटिशन नहीं है, वो लहर नहीं है। इस बात को और साफ करने के लिए हम उनके दूसरे क्लेम पे जाते हैं कि पुनर्जन्म के जो मेमोरीज है वो याद नहीं आती। ये मिस्टर पी ने और अच्छे से साफ कर दिया अपने इस क्लेम में। उन्होंने कहा कि स्मृति मस्तिष्क में होती है, मतलब ब्रेन जो है वो स्मृति रख सकता है, तो पिछला जन्म कैसे याद आ सकता है? मतलब स्मृति तो मस्तिष्क में होती है एंड ब्रेन जो है वो डेड हो जाता है, सीधी सी बात है। तो पिछला जन्म याद कैसे आ सकता है? जब शरीर ही खत्म हो गया तो समय कहाँ बचेगा? इसलिए मृत्यु के बाद भी कुछ होगा ही नहीं। मतलब मृत्यु हो गई, ब्रेन डेड हो गया, तो मेमोरी का याद आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। फिर तीसरा एक और इनका क्लेम जान लेते हैं, जिसमें ये टॉन्ट मारते हुए यही बात वापस से रिपीट करते हैं कि पिछला जन्म याद नहीं आ सकता। वो कहते हैं कि अगर मान भी लिया कि पिछला जन्म होता है इंडिविजुअल तल पर, तो ये तो याद है ही नहीं कि परसों दरवाज़ा लगाकर चाबी कहाँ रखी, और पिछले जन्म की बातें याद है। तो अब इन तीनों सेंटेंसेस से किसी भी इंटेलेक्ट रखने वाले को ये साफ हो जाता है कि इनका दावा ये है कि किसी भी हालत में आपको अपनी पास्ट लाइफ याद नहीं हो सकती, आपको रिमेंबर नहीं रह सकती। दूसरी भाषा में कहूँ तो पास्ट लाइफ होती ही नहीं है, हर बार न्यू लाइफ होती है, और अगर होती भी है तो याद नहीं आ सकती। ये साफ हो जाता है क्योंकि इन्होंने बोला है कि स्मृति मस्तिष्क में होती है, ब्रेन में होती है। ब्रेन डेड होने के बाद में या आपने जला दिया बॉडी को या दफना दिया, बॉडी नष्ट हो गई, उसके बाद में कोई सवाल नहीं है प्रीवियस लाइफ जो है वो याद आने का। लेकिन अब मैं यहाँ पर ये उनका काइंड अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा कि शायद उन्होंने लेटेस्ट रिसर्चेस को नहीं पढ़ा, न उन्होंने वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की रिसर्च को पढ़ा, न उन्होंने हार्वर्ड स्कूल्स जो है डिविनिटी की उनको पढ़ा, न उन्होंने ऑक्सफोर्ड की प्रेसेस को पढ़ा। क्योंकि अगर वो लेटेस्ट रिसर्चेस को पढ़ते, थोड़ी बहुत साइंस पढ़ते, तो उन्हें ये चीज़ पता होती कि आज जो टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ है वो रीइंकारनेशन पे स्टडी कर रही है और ये अपना कंक्लूजन दे रही है, स्पेकुलेशन दे रही है, एक्नॉलेजमेंट के अंदर लिख रही है, बार बार अपने साइटेशंस में लिख रही है कि रीबर्थ जो है उसके स्ट्रॉन्ग और कॉन्क्रीट एविडेंसेस हैं। इसके लिए आज हम जो मिस्टर पी की ऑडियंस को अपना ध्यान आकर्षित कराते हुए जो दिखाने वाले हैं रिसर्च, उसमें सबसे पहले आज हम जिसकी बात कर रहे हैं, या कहूँ तो आज की पूरी स्ट्रीम में जो हम बात करेंगे, वो हम बात करने वाले हैं वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के ऊपर। और इस रिसर्च को कंडक्ट किया है डॉक्टर स्टीवनसन ने और उनके बाद में, उनकी डेथ के बाद में जिम भी टकर ने। उनकी टीम के बारे में हम एक शॉर्ट सा सर्वे ले लेते हैं कि जो इनका परसेप्चुअल स्टडीज़ का जो डिवीज़न है उसका जो फैकल्टी और स्टाफ है, क्योंकि हम जो भी बात कर रहे हैं वो कोई भाड़े के इधर उधर के कोई यूट्यूबर लोग हैं या फिर कोई रेपुटेटेड साइंटिस्ट है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो डायरेक्टर है इस डिवीज़न की वो जिम बी टकर है, जो कि एमडी हैं, खुद डॉक्टर हैं, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट हैं, और वो पेरेंटल एंड बर्थ मेमोरीज़ और चिल्ड्रन और रिपोर्ट मेमोरीज़ ऑफ प्रीवियस लाइफ, इसमें उनका स्टडी है और बड़े बड़े जर्नल्स में उनका शोध छपा है।
उसके बाद में आप और कुछ देख रहे हैं जो कि यहाँ पे कुछ बायोमेडिकल फील्ड के एक्सपर्ट हैं, कुछ यहाँ नियर डेथ एक्सपीरियंस, डेथ बेड विज़न, इन चीज़ों के एक्सपीरियंस के जो हैं वो विशेषज्ञ हैं। कुछ यहाँ पे आपको पीएचडी भी मिलेंगे, एमडी भी मिलेंगे, एमबीबीएस भी मिलेंगे, एबीडी भी मिलेंगे, पीएचडी भी मिलेंगे, जो कि अलग अलग न्यूरो साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइंस, बहुत सारे डिविजन्स के अंदर एक्सपर्ट हैं। और ये इनका पूरा का पूरा स्टाफ है। और आप इनका med.virginia.edu इस वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हैं। आज हमने जो रिसर्च उठाई है वो है एक सुप्रसिद्ध पब्लिकेशन की और जिम बी टकर की ही बुक, जिसका नाम है लाइफ बिफोर लाइफ। ये बुक आपको इजीली अमेज़ॉन पर मिल जाएगी और बहुत ही पॉपुलर बुक है इस फील्ड के अंदर। लाइफ बिफोर लाइफ, मैंने इसका कवर पेज और विकिपीडिया पेज आपको दिखा दिया है। तो सबसे पहले जो इनका क्लेम था कि ये जो आपकी व्यक्तिगत सत्ता है इसका पुनर्जन्म नहीं होता, जैसे सागर जो है उसमें लहर चली गई तो वापस लौटकर नहीं आती, नई लहर ही आती है। इस पे बात करते हैं और उसके बाद में बात करते हैं ब्रेन के ऊपर। तो सबसे पहले मैं एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाता हूँ कि आखिर रीइंकारनेशन हो किसका रहा है। ये बोल रहे रीइंकारनेशन इंडिविजुअल तल पे नहीं हो रहा है। हमने अभी जो यूनिवर्सिटी के आपको जो प्रमाण दिखाए, जो रिसर्चेस दिखाए, उसका ये एक छोटा सा मैं अंश दिखा रहा हूँ। तो ये चैप्टर 10 है लाइफ बिफोर लाइफ बुक का, और इस चैप्टर 10 में ये कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके अंक, जहाँ पे क्वेश्चन है इन केस ऑफ रीइंकारनेशन, मतलब रीइंकारनेशन के मायने में व्हाट रीइंकारनेट्स, मतलब कि जो इनकारनेशन है, जो जन्म हो रहा है दोबारा, वो हो किसका रहा है। यहाँ पे पढ़ता हूँ मैं, सेकेंड लाइन से पढ़ता हूँ। वन क्वेश्चन इज दिस, इफ दीज केस आर एग्जाम्पल ऑफ री इनकारनेशन देन व्हाट एग्जैक्टली री इनकारनेट्स, मतलब वाकई में क्या री इनकारनेट हो रहा है। फिर 1 2 3 4 चौथी लाइन में देखिए, द केसेस शो दैट मेमोरीज, इमोशन एंड फिजिकल ट्रॉमास कैन कैरी ओवर टू द फ्यूचर लाइफ। मतलब यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी ये कह रही है कि ये जो केसेस हैं रीइंकारनेशन के, 2500 केसेस पे इनका जो एक वृहद रिसर्च है वो ये साबित कर रहा है कि यहाँ मेमोरीज, इमोशंस और फिजिकल ट्रॉमा कैरी हो रहे हैं। लोगों को अपनी मेमोरीज और इमोशंस याद आ रहे हैं जिनको इन्होंने वेरीफाई किया है। और यहाँ कोई एक इंडिविजुअल नहीं है, पूरी टीम है। इसको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एक्सेप्ट किया है, बहुत सारी बुक्स में पढ़ाया जाता है। आई थिंक दिस इज़ नॉट ए जोक एट ऑल। सो यहाँ पे कोई भी ये नहीं है कि ये हमारी बनाई हुई स्क्रीनशॉट है, इसको आप वेरीफाई कर सकते हो। चैप्टर 10 फ्रॉम लाइफ बिफोर लाइफ। अब यहाँ पे बात है कि ये क्या रीइंकारनेट हो रहा है। तो यही जो मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5th लाइन में आप देखिए, आपको दिख रहा होगा आई हैव रेफर्ड, यहाँ से पढ़िए, आई हैव रेफर्ड टू ए कॉन्शियसनेस कंटिन्यूइंग, मतलब मैं कॉन्शियसनेस कंटिन्यूइंग को रेफर करता हूँ। बट दिस इज़ नॉट ए वेरी स्पेसिफिक टर्म, मतलब कि इसको स्पेसिफिकली मैं कॉन्शियसनेस कंटिन्यूइंग नहीं बोलूँगा। अदर टर्म्स दैट कैन बी यूज्ड, जो कि टर्म्स यूज हो सकती है सच एज सोल और एस्ट्रल बॉडी, हैव कॉनोटेशंस वी मे नॉट फील आर एक्यूरेट। मतलब जो सोल वगैरह है वो बहुत ज़्यादा ब्राह्मिक वर्ल्ड में यूज़ होता है और इसको बहुत ज़्यादा सूडो साइंस से कंसिडर किया जाता है। इसलिए इन्होंने बोला कि मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा हूँ कि मैं इसको यूज़ करूँ। फॉर दैट रीज़न डॉक्टर स्टीवनसन कॉइंड द टर्म, मतलब डॉक्टर स्टीवनसन जो थे उन्होंने इसके लिए क्या टर्म यूज़ की, एग्जैक्ट जो टर्म यूज़ की वो था साइकोस्फोर। साइकोस्फोर का मतलब क्या है? साइकोस्फोर का मतलब है चेतना, कॉन्शियसनेस, आत्मा जो है, उसके साथ साथ में मेमोरीज, इमोशंस और फिजिकल ट्रॉमास की जो छाप है उसको लेके जो व्हीकल जाता है वो साइकोस्फेयर है। आत्मा को जो व्हीकल लेके जा रहा है, इन्होंने यहाँ व्हीकल समझा है, बट ये कोई तत्वदर्शी नहीं है। हमारे स्पिरिचुअलिटी में उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। वो आत्मा के ही गुण होते हैं जिनको मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कहा जाता है, जो कि छाप लेके जाते हैं। कह रहे हैं ना ब्रेन डेड हो जाता है, पर छाप जो कौन लेके जा रहा है फिर, तो उसको हमारे यहाँ सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। इन्होंने इंग्लिश में इसका एक नया वर्ड साइकोस्फोर दिया है, विच ही डिराइव फ्रॉम द ग्रीक मीनिंग सोल बियरिंग। मतलब सीधी सी बात है, इन्होंने खुद ने डिराइव किया ये वर्ड ताकि अपनी रिसर्च में उसको पर्टिकुलरली दे सके नाम और बिना किसी रिलीजन से टच हुए। टू डिस्क्राइब द व्हीकल दैट वुड कैरी द मेमोरीज आफ्टर ए डेथ, मतलब कि जो मेमोरीज को कैरी कर रहा है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, पूरे जोर शोर के साथ में
ये बार बार मम्बल करना, बार बार चिल्लाना कि कैसे मेमोरी याद आएगी, क्या आएगी, वो भी एक बहुत ही रेपुटेटेड डिग्री होने के बाद ऐसी बात करना जो कि बहुत ही अभी हॉट टॉपिक चल रहा है रिसर्च का, जिसके ऊपर बहुत ही अच्छे साइटेशंस, बहुत अच्छे वेरिफिकेशंस अवेलेबल हैं, जो कह रहे हैं कि अब मैं ये चीज़ मानता हूँ कि बहुत सारे फिजिसिस्ट ऐसे भी हैं जो बोल रहे हैं कि वो कोई क्वांटम लेवल पे कोई मेमोरी जो है एरर वाइज नेचर में घुस रही है। ऐसे भी बहुत सारे हैं जो कि थोड़े पैरानॉर्मल ना होके साइंटिफिक और ज़्यादा साइंटिफिक लगते हैं एथियस्ट लोगों को भी, लेकिन इससे कोई नहीं नकार सकता है कि ये जो केसेस हैं मिले हैं जिनको पास्ट लाइफ की मेमोरी याद आ जाती है। और हाँ, अटेंशन, ये लॉजिक मत दीजिएगा कि कोई पैसे खिलवा के बुला लेता है या फिर वो तुक्का लगा के बुला लेते हैं। भाई आपसे मुझसे बहुत ज़्यादा विद्वान लोग बैठे हैं यहाँ पे, इन्होंने भी कहा है कि हमें भी फर्जी केसेस मिलते हैं, लेकिन जो केसेस फर्जी होते हैं उन्हें अपनी बुक में नहीं डालते हैं। उसके लिए पूरी ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर नार्को टेस्ट करते हैं। अगर वो बोलता है कि मैं श्रीलंका में पहले चाय बेचता था, तो प्रॉपर खर्चा करके उसको वहाँ लेके जाएंगे, तरह तरह के सवाल पूछेंगे। झूठ उसका पकड़ा गया तो उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया जाता है। यहाँ केवल जो वेरीफाइड केसेस हैं 2500 उन्हीं को रखा गया है। सो अगर आपको एक भी केस मिलता है, 2500 नहीं, एक भी केस जो कि पूरा सच्चा है, पूरी साफ नीयत का है, तो आपको उसका जवाब देना पड़ेगा कि ये मेमोरीज उसको कैसे याद आ रही है। फिर इस पूरे पेज को मैं नहीं पढ़ूंगा, पूरे पेज को आप पढ़ सकते हैं, जाके चेकआउट कर सकते हैं, बुक परचेज कर सकते हैं, या अगर कहीं और इसका पॉडकास्ट अवेलेबल है ऑफिशियली तो आप सुन सकते हैं। अब मैं इनके दूसरा जो क्लेम है कि भाई स्मृति मस्तिष्क में होती है, यार जा कैसे रही है ये, जब शरीर ही खत्म हो गया तो मृत्यु के बाद में कुछ होना ही नहीं चाहिए। तो इसका जवाब भी हमारे चहेते डॉक्टर स्टीवनसन और डॉक्टर जिम बी टकर की बुक ने दिया है। तो इसको मैं शेयर करता हूँ न्यू पेज को। तो ये यहाँ पे है, ये चैप्टर 9 का सेकंड पेज है, और इसमें इन्होंने इस चीज़ का बहुत ही ब्यूटीफुली आंसर दिया है, और इसका साइटेशंस भी उन्होंने दिया है, और इसके लिए उन्होंने टॉप नॉच न्यूरो साइंटिस्ट के बारे में भी डिस्कस किया है। तो यहाँ पे ये कहते हैं फर्स्ट लाइन में, इन द साइंटिफिक वर्ल्ड द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ री इनकारनेशन, मतलब साइंटिफिक वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, भाड़े के लोगों की बात नहीं कर रहा। साइंटिफिक वर्ल्ड में जो प्राइमरी क्रिटिसिज्म है री इनकारनेशन का, वो ये किया जाता है इज दैट इट कैनॉट हैपन बिकॉज द मटेरियल वर्ल्ड इज ऑल दैट एग्जिस्ट। इन सच ए व्यू कॉन्शियसनेस इज ओनली द रिजल्ट ऑफ ए फंक्शनिंग ब्रेन। जो कॉन्शियसनेस है वो एक फंक्शनिंग ब्रेन का ही बाय प्रोडक्ट है, उसका ही रिजल्ट है, एंड इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली फ्रॉम वन। मतलब कि ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता है, ब्रेन के साथ में ही एग्जिस्ट करेगा, फिर चाहे इमोशन हो, फिर चाहे मेमोरीज हो, फिर चाहे चेतना हो। ये ज़्यादातर लोग तर्क देते हैं। थस कॉन्शियसनेस एंड्स व्हेन द ब्रेन डाइज। सेम बात है जो कि हमारे मिस्टर पी कर रहे हैं कि जब ब्रेन डाई हो जाता है, जब ब्रेन मर जाता है, तो कॉन्शियसनेस भी एंड हो जाती है, या मेमोरीज कैरी नहीं हो सकती, इतना तो कहते ही हैं हमारे मिस्टर पी। और ये इन्होंने कहा क्रिटिसिज्म करने वाला कहते हैं। अब इसका रिबिटल सुनिए जो बुक में दिया गया है। साइंटिस्ट से दैट दे नोज दिस आइदर बिकॉज द आइडिया ऑफ सर्वाइवल आफ्टर डेथ कॉन्फ्लिक्ट्स टू मच विद दैट वी नो अबाउट द मेटेरियलिस्टिक नेचर ऑफ द वर्ल्ड, और बिकॉज देयर इज नो एविडेंस दैट इट हैपन्स। अच्छा, ये पूर्व पक्ष है अभी। हाँ, अभी इनका आंसर सुनिए। रिसेंटली, ये बहुत गौर करने वाला शब्द है क्योंकि अभी ये रिसेंटली हो रहा है। चाहे आप सैम हैरिस को देख लीजिए, आप एडवर्ड ब्राइंट को देख लीजिए, आप और जितने कॉग्निटिव साइंटिस्ट है, डेविड हॉफमैन को देख लीजिए, रिसेंटली ये सब चीज़ें निकल के आ रही है। तो ये लिखते हैं रिसेंटली ए नंबर ऑफ रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, कि जो रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट हैं उनमें से रिसेंटली अभी एक ऐसा उछाल आ रहा है, एक ऐसा ग्रुप आ रहा है जो कह रहा है, मेनली फिजिसिस्ट, ज़्यादातर उनमें से फिजिसिस्ट हैं, have put forth view in several areas that taken together challenge this materialistic dismissal of consciousness as being merely an insignificant byproduct of a functioning brain। मतलब कि इसका ये जवाब देते हैं जो फिजिसिस्ट हैं और रेपुटेटेड साइंटिस्ट हैं। डिफरेंट ग्रुप्स हैव आर्ग्यूड दैट वी शुड कंसीडर कॉन्शियसनेस सेपरेट फ्रॉम द ब्रेन। पॉइंट टू बी नोटेड कि हमको ब्रेन को कॉन्शियसनेस से सेपरेट रखना चाहिए, कॉन्शियसनेस को ब्रेन से सेपरेट रखना चाहिए। और जो कि हम कई बार बता चुके हैं कि कॉन्शियसनेस इज नॉट द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर ब्रेन। ये बहुत सारे न्यूरो साइंटिस्ट आजकल आपको जगह जगह पॉडकास्ट में बोलते हुए मिल जाएंगे। आगे ये लिखते हैं दैट मॉडर्न फिजिक्स कैन इनकॉर्पोरेट पैरानॉर्मल फिनोमिना एंड इवन दैट कॉन्शियसनेस इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। ये आपने सुना होगा, हाइजेनबर्ग, मैक्स प्लांक वगैरह बहुत पहले बोलते थे। हाँ, वो ये है कि उनकी बात उस वक्त स्वीकार नहीं की गई थी कि कॉन्शियसनेस इज द फंडामेंटल रियलिटी, ये फंडामेंटल रियलिटी है, एसेंशियल पार्ट है यूनिवर्स का।
आगे लिखते हैं नन ऑफ दीज आर्ग्यूमेंट डील डायरेक्टली विथ री इनकारनेशन, कि ये री इनकारनेशन को डील करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपने फिजिक्स और न्यूरो साइंस की रिसर्च को बोल रहे हैं निष्पक्ष होकर के कि भैया जो कॉन्शियसनेस है वो ब्रेन का हिस्सा नहीं है. We will see how they could be part of a new overall understanding of the universe in which consciousness is a key player rather than just an insignificant byproduct of your brain. मतलब कि यहाँ देखने को हमें मिल रहा है कि ये एक बाय प्रोडक्ट नहीं है ब्रेन का. Such an understanding may eventually allow the idea of an independently functioning consciousness to become part of our scientific knowledge. फिर यहाँ पे आगे और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, पूरा पेज मैं अगेन नहीं पढ़ूंगा, बट इसका मोटा मोटा जो कंक्लूज़न है वो कंक्लूज़न ये है कि कॉन्शियसनेस आपके ब्रेन का बाय प्रोडक्ट नहीं है,